अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पाकिस्तान और मैं हूं ज़ैन हसन भट्ट। इस वक्त हमारे साथ पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन रावलपिंडी ब्रांच के डायरेक्टर आकिब जवेद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि अगर नौजवान बैरून ममालिक जाके अपने बेहतर मुस्तकबिल, आला तालीम और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है और ये किस तरह उसको जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? आकिब साहब खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, अगर नौजवान बैरून ममालिक जाके आला तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है? उसका प्रोसेस ये है जी, हमारे पास जो भी स्टूडेंट आता है तो हम सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाते हैं। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको गाइड करते हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट अरेंज करना है, उसकी हेल्प करते हैं। इवन ये कि इसकी जो पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह है वो खुद भी हमारे काउंसलर जो हैं वो बना के दे देते हैं। और उसके बाद उसका एडमिशन फ़ाइल करते हैं हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। और एडमिशन के बाद जो प्रोसेस होता है वो इंग्लिश टेस्ट का प्रोसेस होता है, उसकी तैयारी हम करवाते हैं। इंग्लिश टेस्ट की तैयारी करवाते हैं, आइल्ट्स करवाते हैं स्टूडेंट को। और उसके बाद जो लम्हा होता है वो ये है कि आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी होती है और यूनिवर्सिटी आपका एक प्री कैस इंटरव्यू लेती है कि उसको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी कहते हैं कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं। तो उसकी तैयारी भी हम करवाते हैं। हमारे डेडिकेटेड काउंसलर्स हैं जो पहले तैयारी करवाते हैं। हमारा प्रोसेस ये है कि स्टूडेंट चूँकि इंग्लिश कंट्री नहीं है हमारा, तो उर्दू स्पीकिंग कंट्री है, तो सारे इंटरव्यूज़ वगैरह तो इंग्लिश में होते हैं। तो स्टूडेंट को पहले हम तैयारी करवाते हैं, फिर उसका हम खुद 2 दफ़ा मॉक इंटरव्यू लेते हैं। जब पूरी तरह हमें तसल्ली हो जाती है कि स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए तैयार है तो फिर उसको फाइनल इंटरव्यू में हम अपीयर करवाते हैं। अच्छा, आप कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं उनके लिए कंसल्टेंट जो है वो करते हैं और स्टूडेंट को जो है बैरून ममालिक भेजते हैं? कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? मेनली वैसे तो हम काफ़ी कंट्रीज़ में कर रहे हैं, लेकिन जो बिग 4 इंग्लिश कंट्रीज़ हैं मेनली हमारा उसमें यूके है और ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा और यूएसए है। तो इन 4 कंट्रीज़ में हम प्रोसेस कर रहे हैं। स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम उनका एडमिशन फ़ाइल करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपके साथ मुंसलिक हैं? इस तरह तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेरा ख्याल है कि नाम बताना तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सिर्फ यूके के अंदर ही हमारे पास 100+ यूनिवर्सिटीज़ हैं। इस तरह फिर ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूएसए में हैं। तो इस तरह नाम बताना तो मेरा ख्याल है कि बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा उसमें। अच्छा, एक मोस्टली हम देखते हैं कि नौजवान जो हैं वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक सहूलत मुयस्सर होती है। तो उसमें क्या दुश्वारियाँ पेश आती हैं? क्या उनको जो है यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफ़र करती है या आपके थ्रू अगर वो अप्लाई करते हैं तो वो जल्दी ऑफ़र करती है? इसका क्या मामला है? एक तो ये है कि हम चूँकि अथराइज्ड जो है होते हैं उसमें यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ होता है। उसको आप लाइसेंस भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी अपने जो एजेंट्स हैं उनको लाइसेंस इशू करती है। तो उसमें ज़ाहिर है जो भी अथराइज पर्सन होगा उसका अफेक्ट तो होगा। दूसरा ये है कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये है कि एडमिशन फ़ाइल करने में स्टूडेंट गलतियां करते हैं। फिर जो मेनली सबसे बड़ी चीज़ है वो पर्सनल स्टेटमेंट एक आपने लिख के देनी होती है, तो उसमें स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं जो खुद करते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों में जो काउंसलर है वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। तमाम तर जो प्रोसेस है इसमें आपकी फ़ीस कितनी है? हमारी फ़ीस बहुत नॉमिनल है। हम टोटल 30,000 चार्ज करते हैं। उसमें 15,000 हम एडवांस चार्ज करते हैं जब हम एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, और 15,000 जो है वो पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, पूरा प्रोसेस कैश लेटर आने के बाद जब वीज़ा फाइल करते हैं लास्ट स्टेप पे 15,000 चार्ज करते हैं। तो टोटल हम 30,000 चार्ज करते हैं। अच्छा, तो ये जो देखिए एजेंट माफिया भी है जो विजिट वीज़ाज़ प्रोवाइड करते हैं लोगों को, और फिर जो है उसमें वो वीज़ा की फ़ीस मैच जो है वो 35-40 हज़ार रुपया होती है और एजेंट माफिया जो है वो लाखों में चार्ज करते हैं। ये क्या मामला है? ये देखें जी, ये तो बात आपकी ठीक है कि फ़ीस तो बहुत कम होती है। जैसे आपको मैंने भी बताया कि हम तो टोटल 30,000 चार्ज करते हैं और उसमें सारी कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन चूँकि लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, और पाकिस्तान में ये कल्चर भी मैंने देखा है कि लोग कहते हैं जी डन बेस पे हमारा काम कर दें। उसमें ये होता है कि पहले आप काम करें और फिर हमसे लाखों रुपया ले लें। तो ऐसे इवन एजुकेशन कंसल्टेंसी में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे अदारे हैं कि जो काम हम 30,000 में कर रहे हैं वो 7-8 लाख रुपया उसका लेते हैं। उसकी वजह ये है कि लोगों को शऊर नहीं है, पता नहीं है इन चीज़ों का। तो लोग उनको कहते हैं जी पहले हमारा पूरा प्रोसेस आप स्टार्ट कर दें, स्टार्ट में हमसे कुछ ना लें, बाद में वो 7-8 लाख रुपया अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं।
तो ये तो ज़ाहिर है। ये गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल है एक जो है वो लीबिया से कश्ती जाती है जिसमें 298 के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो जाँ बाक होते हैं और इलीगली जाते हैं और लाखों की तादाद में वो पैसे जो हैं वो चार्ज करते हैं। 20 से 22 लाख रुपया जो है वो हर बंदा जो है वो दे रहा होता है। तो इस बारे में आप क्या क्या कहते हैं? देखें जी, ये तो एक तो इंसानी स्मगलिंग है और दूसरा इलीगल है। फिर आप जिन कंट्रीज़ को क्रॉस करते हैं उनकी सिक्योरिटी भी आप ब्रीच करते हैं तो उसमें भी रिस्क होता है। एक तो ये तो एक एग्जांपल है जो आपके सामने आ गई है कि 200 लोग जो है 300 लोग इकट्ठे डूब गए हैं, तो उसमें एक हाइप क्रिएट हो गया और सब लोगों को पता चल गया है कि इसमें इंसानी जानों का नुकसान भी होता है। इसके अलावा बहुत सारे हादसात होते हैं कि जिसका जो रिपोर्ट ही नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो लीबिया में रास्ते में या इराक़ में, ईरान में, इवन तुर्की में जो बेचारे कैंपों में मर जाते हैं। और मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ कि जो वहाँ से लीबिया से वापस आए हैं या जिनका कोई अजीज़ जो है वो गया है। तो ऐसे मतलब वो महसूस होता है कि कोई इंसानियत है ही नहीं इन एजेंट्स में। मतलब उन लोगों को लीबिया के कैंपों में खाना तक नहीं देते और कई कई दिन तक नहीं देते। और मैंने सुना है कि ये इसलिए खाना नहीं देते कि चूँकि जिस कश्ती में 100 लोगों की गुंजाइश है उसमें उन्होंने 200 बंदा लेके जाना है, तो उनका वज़न वो कहते हैं जी हमने 100 लोगों के बराबर 200 लोगों का लेके आना है। तो मतलब कैसी मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि आप कई कई दिन लोगों को खाना नहीं दे रहे। और फिर ये भी नहीं है कि ये कोई बहुत नॉमिनल सी फ़ीस लेके इनको बेचते हैं, 25-30 लाख रुपया लेके। और बाज़ बात ऐसे होता है कि कोई एक ही बेटा है, किसी फैमिली का एक ही बेटा है और उन्होंने अपने ख्वाबों की तकमील के लिए उसको बेच दिया है। 25-30 लाख रुपया भी एजेंट ले लेते हैं। फिर रास्ते में जब उनको कैंपों में खाना नहीं देते तो घर वालों से मज़ीद पैसे भी मंगवाते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं, लोगों को मारते भी हैं। ये भी एक बात है, आप बहुत सारे लोगों से मिल के इस चीज़ को कन्फर्म कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल इंसानियत से मावरा एक जो है ना चीज़ है कि जो ये प्रोसेस है। और इससे मैं तो यही कहता हूँ कि इससे बचना भी चाहिए और हुकूमत को भी इन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए कि ये जो इंसानी स्मगलिंग का काम करते हैं इनको रोकना चाहिए। अच्छा, आप देखें कि अगर कोई जो है वो आता है, स्टूडेंट आता है जिसने, उसकी तालीम क्या होनी चाहिए? कोई स्टूडेंट आता है तो उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए या महज कॉलेज से जो है वो इंटरमीडिएट करने के बाद भी वो फॉरेन कंट्री में जाके एजुकेशन हासिल कर सकता है? नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ इंटरमीडिएट किया होता है वो भी जाते हैं और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स गए भी हैं। इवन हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं, वो लिमिटेड ऑप्शंस हैं लेकिन ऐसे ऑप्शंस भी मौजूद हैं कि जिसमें मैट्रिक पास स्टूडेंट भी जा सकता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह ये लोग मतलब एजेंट माफिया के हाथों चढ़ के तो डंकी लगा के जाते हैं, तो उससे बचना चाहिए। और एक लीगल प्रोसेस है और इज़्ज़त वाला काम भी है। मतलब अगर आप इस तरीके से स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं तो आपकी इज़्ज़त भी है कि आप पढ़ने के लिए आए हैं और फिर आप एक डिग्री भी करते हैं। और कमाई तो ज़ाहिर है, कमाई तो इस तरीके से भी है और उस तरीके से भी है, लेकिन उसमें आपकी जान का रिस्क भी है, इसमें और उसमें आपकी इज़्ज़त भी नहीं है। मतलब जो लोग पहुंच भी जाते हैं उनके बारे में भी आप अगर रिसर्च करें तो वो बेचारे वहाँ जाके कैंपों में, रेफ्यूजीज़ कैंपों में रहते हैं। तो यहाँ पे तो आपकी बहुत इज्जत है कि आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और जाके आप पढ़ते भी हैं और सारी चीज़ें भी आपके थ्रू अगर कोई स्टूडेंट जाता है तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस, आपकी फ़ीस मिला के टोटल कितने एक्सपेंड जो है उसके आ जाते हैं, कितने पैसे उसके खर्च हो जाते हैं? देखिए, ये तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चीज़ें वेरी करती हैं क्योंकि मेनली जो मेन एक्सपेंस है वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस ही होता है। हमारा जो एक्सपेंस है, हमारी जो फ़ीस है वो तो मैंने आपको बताई है कि सिर्फ 30,000 है। इसके अलावा थोड़ी सी हेल्थ इंश्योरेंस वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती और वीज़ा फ़ीस के चार्जेस होते हैं। एक जो है आपका मेडिकल टेस्ट होता है वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता। मेनली जो आपका एक्सपेंस होता है वो होता है यूनिवर्सिटी की फ़ीस का। तो वो मैं आपको फिर ऐसे ज़ाहिर है हर स्टूडेंट का वेरी करता है ना कि उसका एडमिशन, उसकी परसेंटेज क्या है, उसने कौन सी डिग्री की है, उसका एडमिशन कहाँ पे हो सकता है। तो इन चीज़ों पे होता है कि किस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो सकता है और उनकी क्या फ़ीस है। लेकिन अगर आप एस्टिमेट लेना चाहें तो मेरा ख्याल है कि उससे कम बनता है कि जितने पैसे दे के तो लोग डंकी लगा के जाते हैं। मतलब 20 से 25 लाख के दरमियान जा सकते हैं? हाँ जी, 20 से 25 लाख के दरमियान आप आराम से जा सकते हैं, बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 20 लाख से कम भी एक्सपेंस होता है। अच्छा, तो इस तमाम तर सूरत हाल में आप जो है वो स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यानी कि एक मैट्रिक पास भी बंदा जो है वो जा सकता है, इंटरमीडिएट करके भी जा सकता है, फिर उसके बाद अगर ग्रेजुएट होता है फिर भी जा सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल में आप स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं?
जी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक तो आप अगर किसी भी दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आप सिक्योरिटी ब्रीच ना करें। उन कंट्रीज़ के लॉ जो है वो ना तोड़ें, बल्कि आप लीगल तरीके से आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाएं और उसमें एक तो आपकी डिग्री भी हो जाएगी और जो आपका मेन मकसद है कि वहाँ पे सेटल होना, उसके आप चांसेस भी बड़ी तादाद में जो है सारे कंट्रीज़ में होते हैं। दूसरा ये है कि आपकी इज़्ज़त भी होगी। फिर एक मैसेज मैं इसके अलावा उन स्टूडेंट्स को भी देना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे चले जाते हैं, कि ज़ाहिर आप वहाँ जब चले जाते हैं तो आप इंडिविजुअल नहीं होते, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आप ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिससे पाकिस्तान बदनाम हो या हमारे ऊपर कोई पाबंदियाँ जो है वो कोई भी कंट्री लगाने का सोचे।